हेलो गाइस, आज से मैं एक न्यू ऑनगोइंग कोरियन ड्रामा स्टार्ट करने वाली हूँ जिसका नाम है द इम्पॉसिबल एयर। और ये बेसिकली एक रिवेंज ट्रेजेडी सीरीज है। कहानी शुरू होती है और हम हमारे मेन लीड कैरेक्टर तेओ को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था और उसके ठीक सामने दो लोगों की बॉडी पड़ी हुई थी। अब यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ ये हमें कहानी में आगे जाकर पता चलेगा। वो इतना ज्यादा डर गया था कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ से कहानी आ जाती है पास्ट में, जहाँ पर तेओ किसी माजू नाम के जगह पर जा रहा था। सबसे पहले वो अपने लिए एक रूम देखने के लिए आया हुआ था। वहाँ का ओनर उसे बहुत ही नॉर्मल सा रूम दिखाता है क्योंकि तेओ के पास इतने पैसे नहीं थे। ओनर तेओ के पेरेंट्स के बारे में पूछता है तो तेओ बताता है उसके पेरेंट्स गुजर चुके हैं। वो बताता है कि ये जगह उसकी मॉम का होम टाउन है। उसी टाइम पर उनके सामने से एक कार गुजर रही थी जिसके अंदर एक इन्हा नाम का लड़का बैठा हुआ था और ये भी हमारी कहानी का लीड कैरेक्टर है। ओनर बताता है कि ये कांगो ग्रुप का तीसरा बेटा है। साथ ही में वो ये भी बताता है कि वो एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है, यानी कि नाजायज बेटा। फिर अगले सीन में हमें एक बहुत बड़ा सा बंगलो दिखाया जाता है जहाँ पर पार्टी चल रही थी। वहीं पर हम कांगो ग्रुप के सबसे बड़े बेटे इंजू को देखते हैं। पार्टी में सारे लोग एंजॉय कर रहे थे पर इन्हा वहाँ पर नहीं था। उसे ऐसे पार्टी में आना अलाउड नहीं था, इसीलिए वो अंदर ही बैठा रहता था। उसे ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वहीं थोड़ी सी दूरी पर हम तेओ को देखते हैं, तभी वो इन्हा को नोटिस करता है। फिर अगले सीन में तेओ एक कन्वीनियंस स्टोर पर अपने लिए जॉब ढूंढने के लिए आया था, लेकिन वहाँ का ओनर बताता है कि हम लोग हाई स्कूल के बच्चों को जॉब नहीं देते। उसी टाइम पर तेओ नोटिस करता है कि इन्हा वहाँ का सामान चोरी करके अपने जेब में डाल रहा था। ये बात ओनर भी देखता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। फिर वहाँ से निकलकर वो एक रेस्टोरेंट में आता है जहाँ पर उसे एक जॉब मिल जाती है। वो जैसे ही बाहर आता है तो वो दोबारा से इन्हा को नोटिस करता है जो एक फ्रूट वेंडर के पास से एप्पल चुरा के खा रहा था। फिर वो जैसे ही कुछ सामान खरीद के बाहर निकलता है तो इन्हा वहीं पर खड़ा था। वो तेओ से कहता है, मैंने तुम्हें स्टोर पर देखा था, अगर तुमने मुझे चोरी करते हुए देख लिया है तो तुम्हें मेरे बारे में रिव्यू लिखना चाहिए। तो तेओ उससे पूछता है, क्या तुम अपने आप से एम्बेरेस्ड हो? तो इन्हा कहता है, यहाँ के सारे लोग मुझे देखते हैं लेकिन वो लोग कुछ नहीं बोलते। वो प्रिटेंड करते हैं कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो उस चीज को नहीं देख रहे हैं। तेओ कहता है, कोई प्रिटेंड नहीं कर रहा है और किसी को प्रिटेंड करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि सारे लोगों के लिए तुम इनविजिबल हो। इन्हा कहता है, तुम मुझसे अभी अभी मिले हो, तुम्हें लगता नहीं कि तुम कुछ ज्यादा ही रूड हो रहे हो? तो तेओ कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम्हें अटेंशन प्रॉब्लम है? और अगर तुम्हें अटेंशन चाहिए तो अगली बार कोई बड़ी चोरी करना, ये छोटी छोटी चोरियां करके तुम्हें अटेंशन नहीं मिलने वाला है। अब तेओ की बातें इन्हा के दिमाग में बैठ गई थी। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था। फिर हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। तभी वहीं पर तेओ की एंट्री होती है और उसी क्लास में हम इन्हा को भी देखते हैं। टीचर तेओ की बहुत तारीफ करता है क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा अच्छा था और उसने नेशन वाइड मॉक टेस्ट में भी टॉप किया था। फिर अगले सीन में तेओ जब कैंटीन में आता है तो इन्हा उसे वहाँ पर बैठने ही नहीं देता। तेओ भी कुछ नहीं बोलता और चुपचाप उठकर दूसरी जगह पर बैठ जाता है। तो इन्हा उसे वहाँ पर भी आके परेशान करने लग जाता है। वो तेओ से कहता है, तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, लेकिन फिर भी तेओ कुछ नहीं बोलता। तभी इन्हा उसके ऊपर अपना प्लेट फेंक देता है। अब तेओ को भी बहुत गुस्सा आ गया था। वो अपना सारा खाना इन्हा के खाने के ऊपर फेंक देता है और ऐसे करते करते दोनों लड़ने लग जाते हैं। इन्हा की बॉक्सिंग स्किल्स बहुत ही अच्छी थी। वो तेओ को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा था। उसी टाइम पर एक टीचर आकर उन दोनों को रोकता है। फिर अगले सीन में वो जैसे ही क्लास से बाहर निकलता है तब उसके पास किसी का कॉल आता है जिस वजह से वो बहुत घबरा गया था। इस तरफ इन्हा जैसे अपने घर पहुंचता है तो दोबारा से उसके घर के बाहर पार्टी वाला माहौल था। वहीं पर हम इन्हा के बड़े भाई को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहा था। वो अपने सामने एक आदमी को खड़ा रखता है और उसके ऊपर से ही शूट करता है, यानी कि यहाँ पर अपने मजे के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते थे। दूसरी तरफ तेओ भागता हुआ एक टेम्पल में पहुंचता है। वहीं पर उसकी मॉम थी। तेओ उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोलता है। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं जब तेओ के पास किसी का कॉल आया था तो एक्चुअली में वो उसके डैड थे। वो तेओ से कहते हैं, तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारी मॉम को नहीं मारा है, वो अभी भी जिंदा है। वो कहते हैं, तुम अपनी मॉम को बोल दो, जस्ट बिकॉज मैं जेल में हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि वो आराम से रह सकती है। वो बताता है कि मैंने अपने आदमियों को भेज दिया है, वो तुम्हारी मॉम को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और इसी वजह से तेओ अपनी मॉम को वहाँ से जाने के लिए बोल रहा था। फिर अगले सीन में तेओ एक फाइटिंग क्लब के बाहर आया हुआ था। तभी वहाँ पर इन्हा आता है। वो पूछता है कि क्या तुम फाइटिंग सीखना चाहते हो? तो तेओ पूछता है कि यहाँ पर ये सिखाया जाता है क्या कि किसी की जान कैसे ली जाती है? तो इन्हा कहता है, मैं तुम्हें फाइटिंग सिखा सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हें तभी सिखाऊंगा जब तुम मुझे हरा दोगे। अब वो दोनों रिंग में जाकर बॉक्सिंग चालू करते हैं पर इन्हा की स्किल्स बहुत ही अच्छी थी। वो बहुत ही आसानी से तेओ को मारने लगता है। उस टाइम पर तेओ को ऐसा लगता है कि इन्हा की जगह उसके डैड वहाँ पर खड़े हैं
हैं और वो उसके ऊपर हंस रहे हैं। तभी उसे याद आता है कि उसके डैड उसको और उसकी मॉम को कैसे मारते थे, वो उन्हें बुरी तरीके से अब्यूज करते थे। अब यही सब याद करके वो इन्हा को मारने लग जाता है। फिर वो तेओ को घर ड्रॉप करने के लिए जाता है। वो तेओ से पूछता है क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं, लेकिन तेओ कुछ भी नहीं बोलता। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जहाँ पर एक लड़का आकर इन्हा को बताता है कि तेओ के डैड ने उसकी मॉम को मार दिया था और वो एक मर्डरर का बेटा है। ये सुनकर इन्हा को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है चाहे किसी ने कुछ भी किया हो, इस बात से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तेओ के पीठ पीछे ये सब बोल रहे हो, इसका मतलब तुम मेरे पीठ पीछे भी मेरी बुराइयां करते होगे। फिर वो उस लड़के की बेइज्जती कर देता है। वो कहता है मेरे पास सारे लग्जरीज तो हैं, पर तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर तेओ जब टेरेस पर था तो इन्हा भी वहाँ पर आता है। तेओ इन्हा से पूछता है क्या तुम जानना नहीं चाहते हो जो बाकी के लोग बोल रहे थे वो सच है भी या नहीं? वो बताता है कि वो उसके बायोलॉजिकल डैड नहीं है और ये सारा कुछ डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से हुआ है और इस टाइम पर वो जेल में है और उन्हें डेथ सेंटेंस मिला है। फिर तेओ उससे कहता है हम दोनों को दोस्त बन जाना चाहिए। तो इन्हा पूछता है तुम मुझ पे कोई फेवर कर रहे हो क्या? कल रात को तुम ही ने मना किया था। तो तेओ कहता है हमें दोस्त के जगह पार्टनर्स बन जाना चाहिए। तुम मेरी मदद करो और बदले में मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम हमेशा से चाहते थे। ये सुनकर वो हंसने लग जाता है और पूछता है कि तुम खुद को समझते क्या हो? मुझे पता है कि तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, लेकिन उन सब चीजों से मेरी कोई हेल्प नहीं होने वाली है। तेओ कहता है तुम जिस पावर की बात कर रहे हो वो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो इन्हा उससे पूछता है मैं तुम्हारे साथ हांगकांग यूनिवर्सिटी जाना चाहता हूँ, क्या ये पॉसिबल होगा? तेओ कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या करना होगा और कैसे करना होगा। यहाँ से कहानी आ जाती है कुछ साल आगे, जहाँ पर तेओ बच्चों को ट्यूशंस देने का काम करता था और साथ ही में और भी पार्ट टाइम जॉब करता था। और जहाँ पर वो रहता था वहीं पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम हेवॉन होता है और ये हमारी फीमेल लीड कैरेक्टर है। फिर अगले सीन में वो जैसे अपने बाथरूम से निकलता है तो इन्हा उसके लिए केक लेकर आया हुआ था, क्योंकि आज तेओ का बर्थडे था, यानी कि अब वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके थे। तभी तेओ उसे एक पेन ड्राइव देता है जिसके अंदर एक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट्स थे और इस हफ्ते के लेक्चर नोट्स थे, यानी कि इन्हा के लिए जो भी इम्पोर्टेंट था वो सारा कुछ तेओ उसको ला कर देता था और साथ ही में इन्हा भी उसके लिए बहुत कुछ कर रहा था। वो उससे कहता है मैंने तुम्हारे लिए एक रिकमेंडेशन कर दिया है, तुम्हें एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। फिर अगले सीन में हम कांगो ग्रुप के सारे लोगों को देखते हैं, यानी कि ये इन्हा की फैमिली थी। उसके अलावा यहाँ पर सब लोग थे। दूसरी तरफ हम तेओ को देखते हैं जो अपने एक प्रोफेसर से मिलने के लिए आया हुआ था। प्रोफेसर कहता है तुमने बहुत ही अच्छी रिपोर्ट बनाई है, इसीलिए मैंने तुम्हें कॉम्प्लीमेंट देने के लिए बुलाया है। तुमने अपने रिपोर्ट में कांगो ग्रुप के फ्यूचर स्ट्रेटेजीज को बहुत ही अच्छे से हाईलाइट किया है। वो बताता है मुझे एक और रिपोर्ट मिला है, लेकिन जो रिपोर्ट तुमने लिखी है वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। तुम्हारी रिपोर्ट में एक चीज ऐसी है जो वो लोग चाहते हैं, वो है को प्रॉस्पेरिटी कोऑपरेशन सेंटर। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं तेहो ने इस बारे में इन्हा को बताया था। वो बताता है कि ये बिजनेस यूनिट बहुत सारे स्टार्टअप सेक्टर में यूज होता है। प्रेजेंट में प्रोफेसर कहता है कि मैं इस रिपोर्ट को खरीदना चाहता हूँ, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें बदले में कितने पैसे चाहिए। तेओ कहता है मुझे पैसा नहीं चाहिए, बल्कि मुझे अपना फ्यूचर बनाना है, आप मेरा नाम इस रिपोर्ट में डाल दो। तेओ के वहाँ से जाते ही वो प्रोफेसर संगजू को कॉल करता है जो कांगो ग्रुप का सेकंड बेटा था। प्रोफेसर उसको बताता है जो चीज तुम ढूंढ रहे थे मुझे लगता है वो मुझे मिल गया है, ये कांगो ग्रुप का नया ईरा हो सकता है, तुम्हारी पूरी किस्मत बदल सकती है। फिर हम तेहो को देखते हैं जो कांगो ग्रुप का कोई ब्लूप्रिंट ढूंढ रहा था। इंटरनेट पर लिखा था इन्हा के दोनों भाइयों में से कोई एक फ्यूचर स्ट्रेटेजीज का डायरेक्टर बनने वाला था। वहीं पर हम हेवॉन को भी देखते हैं जो तेओ की यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। हेवॉन उससे पूछती है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम प्रिटेंड कर रहे हो कि हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं? हम दोनों नेबर्स हैं और साथ ही में एक डिपार्टमेंट में भी हैं। क्या ये बात काफी नहीं है एक दूसरे को जानने के लिए? लेकिन तेओ कुछ नहीं बोलता। तभी इन्हा भी वहाँ पर आ जाता है। वो नोटिस करता है कि तेओ हेवॉन को देख रहा था। वो पूछता है कि तुम इसे पसंद करते हो क्या? लेकिन तेओ कुछ नहीं बोलता। फिर अगले सीन में तेओ इन्हा के घर पर आया हुआ था जहाँ पर उसकी पूरी फैमिली रहती थी। वो एक्चुअली में इन्हा की छोटी बहन हिजू को ट्यूशंस पढ़ाने के लिए आया था और तेहो के लिए ये रिकमेंडेशन इन्हा ने ही दी थी। तेओ बहुत ही ध्यान से उसको पढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन हिजू का पढ़ाई में ध्यान लग ही नहीं रहा था, बल्कि वो उससे उल्टे सीधे क्वेश्चंस पूछ रही थी। वो पूछती है कि मुझे पता चला है कि तुम इन्हा के फ्रेंड हो, लेकिन तेओ कोई जवाब नहीं देता। वो बस उसको पढ़ाने की कोशिश कर रहा था। तेओ कहता है अगर तुम मेरा पेशेंस टेस्ट कर रही हो ना तो तुम मुझे हरा नहीं सकती हो, क्योंकि पेशेंस ऐसी चीज है जिसको कोई खरीद नहीं सकता। फिर थोड़ी ही देर में एक मिस्टर मून नाम का आदमी तेओ को बुलाता है। वो एक्चुअली में इस कंपनी को मैनेज करता था। वो तेओ से एक अग्रीमेंट
एग्रीमेंट साइन करने के लिए बोलता है। फिर वो जैसे ही बाहर आता है तो इन्हा उसका वेट कर रहा था। वो अपने डैड के बारे में पूछने लगता है। तेओ कहता है मैंने तुम्हारे डैड को नहीं देखा, मैं बस तुम्हारी बहन से ही मिला। फिर तेओ कहता है मैं समझ सकता हूँ, तुम अपने फैमिली से मिलना चाहते हो, तुम सारे लोगों को बहुत मिस कर रहे हो। इन्हा कहता है उनको मिस करने के लिए उनसे मिलना पड़ता है, मैं तो सालों से उनसे मिला ही नहीं हूँ। तेओ कहता है लेकिन तुम अपनी बहन के टच में हो। तो इन्हा कहता है तुम सही बोल रहे हो, हीजू बहुत ही डिफरेंट है, वो बाकी लोगों की तरह नहीं है, वो तो बिल्कुल मेरी रियल सिस्टर की तरह है। फिर वो उसी लड़की हेवॉन के बारे में पूछने लगता है। तो तेहो कहता है तुम्हें ये सब कुछ पता क्यों करना है, अब तुम्हें स्टॉकर बनना है क्या? इन्हा कहता है मैं हेवॉन में इंटरेस्टेड हूँ, इसीलिए मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। फिर तेओ जैसे अपने घर आता है तो देखता है हेवॉन के घर पर एक लेडी आई हुई थी। ये एक्चुअली में उसकी मॉम थी। वो जबरदस्ती दरवाजा खोलने के लिए बोल रही थी। हेवॉन दरवाजा नहीं खोलती तो वो दरवाजा तोड़ देती है। उसी टाइम पर वो देखती है तेओ उसको दूर से देख रहा था। हेवॉन की मॉम कहती है आज तुम्हें जो कुछ भी मिल रहा है वो सब कुछ मेरी वजह से है, क्योंकि मैंने तुमको दुनिया में लाया और तुम जितना भी पैसा कमा रही हो वो सारा पैसा मुझे चाहिए। फिर थोड़ी ही देर में वो जैसे ही बाहर आता है तो हेवॉन रास्ते पर ही थी। उसी टाइम पर बारिश चालू हो जाती है, इसीलिए तेओ उसके लिए छाता लेकर आता है। अगले सीन में हम इन्हा के डैड को देखते हैं जो उसके दोनों बड़े भाई इंजू और संगजू के बारे में अपने अटॉर्नी से पता कर रहे थे कि वो दोनों इन दिनों क्या क्या करते हैं। उन्हें ये डिसाइड करना था कि फ्यूचर स्ट्रेटेजी ऑफिस उन दोनों में से किसको मिलना चाहिए, लेकिन वो उन दोनों से ही सेटिस्फाइड नहीं थे। दूसरी तरफ हम संगजू की मॉम को देखते हैं जो एक्चुअली में इन्हा के बड़े भाई इंजू की स्टेप मॉम थी, यानी कि वो सिर्फ संगजू और हीजू की ही मॉम थी। वो चाहती थी कि पूरी कांगो कंपनी उसके बेटे संगजू को मिल जाए, इसीलिए वो इन्हा को रास्ते से हटाना चाहती थी। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं संगजू की मॉम इन्हा के पास आई हुई थी और वो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बोलती है। वो कहती है तुम्हारी लाइफस्टाइल जैसी है वैसी ही रहेगी, तुम्हें सारा फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। तभी उसे तेओ की बोली हुई बात याद आती है। तेओ ने उसे कहा था कि अभी सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट प्लान बाहर आया है और फ्यूचर स्ट्रेटेजी ऑफिस को कौन हैंडल करने वाला है इसके लिए तुम्हें तुम्हारी स्टेप मॉम जरूर बुलाएगी और वो तुम्हें रास्ते से हटाने की पूरी कोशिश करेगी ताकि सारा कुछ संगजू को मिल जाए। फिर वो पूछता है अगर तुम्हें अपने शेयर्स गिव अप करने पड़े तब तुम क्या करोगे? तो इन्हा कहता है अगर मुझे अंदर जाना है तो मुझे अपने शेयर्स गिव अप करने भी पड़े तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब यही सोचकर वो उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है। फिर अगले सीन में वो एक कन्वीनियंस स्टोर पर आया हुआ था, तभी वहाँ पर वो हेवॉन को देखता है, इसीलिए वो उसे ड्रिंक करने के लिए इनवाइट करता है। फिर वो तीनों एक जगह पर आकर ड्रिंक करने लग जाते हैं। इन्हा हेवॉन से पूछता है तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है क्या? हेवॉन कहती है तुम मेरे दोस्त बन सकते हो। तो इन्हा कहता है मुझे बस दोस्त नहीं बनना है बल्कि मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना है। फिर वो हेवॉन को डेट पर चलने के लिए बोलता है। तो हेवॉन कहती है मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ और तुम मुझे अनकंफर्टेबल फील करवा रहे हो। फिर अंदर आकर वो तेहो से कहता है कि हेवॉन को पटाना इतना इजी नहीं है। तो तेहो कहता है हेवॉन ने तुमसे कहा ना कि वो अनकंफर्टेबल है, फिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तो इन्हा कहता है मैं तो सिंसियर होने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर तेहो और हेवॉन अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। तभी हेवॉन उसको मैसेज करके कहती है हमें दोबारा से बैठना चाहिए। फिर वो दोनों दोबारा से ड्रिंक करने के लिए बैठ जाते हैं। वो तेहो से कहती है तुम्हारे पास कोई रीजन नहीं है कि तुम इन्हा के साथ घूमते रहते हो, कहीं जो मैं सोच रही हूँ वो सच तो नहीं है? हेवॉन कहती है इन्हा गोल्डन रोप की तरह है। तेहो पूछता है तुम मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आई हो? हेवॉन कहती है हम दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं। फिर तेहो कहता है तुम जो बोलना चाहती हो तुम वो बोल सकती हो। इन्हा कांगो ग्रुप का नाजायज वारिस है, वो बिल्कुल एक गोल्डन रोप की तरह है। तुम देखना चाहती हो कि वो एक गोल्डन रोप है या फिर कुछ और। दूसरी तरफ हम इन्हा को देखते हैं जो तेहो के घर के पास ही था। वो मन में सोचता है कि तेहो ने उसको क्यों नहीं बताया कि हेवॉन उसके घर के सामने रहती है। इस तरफ हेवॉन तेहो से कहती है अगर मैंने तुमसे कहा कि मेरी हेल्प करो तो क्या तुम हेल्प करोगे? और इसी सीन के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 के शुरुआत में हेवॉन तेओ से पूछती है क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? तेओ कहता है मैं तुम्हारी हेल्प तो नहीं कर सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। तो हेवॉन कहती है अगर तुम मेरी हेल्प नहीं भी करना चाहते हो तब भी तुम्हें लास्ट में मेरी हेल्प करनी ही पड़ेगी। फिर वो जैसे ही घर आता है तो देखता है इन्हा वहीं पर बैठा हुआ था। इन्हा उससे पूछता है तुम इतने टाइम से कहाँ थे? लेकिन तेहो कुछ नहीं बोलता। इन्हा कहता है आज रात मैं तुम्हारे साथ ही रुकने वाला हूँ। अगले सीन में हम उसकी पूरी फैमिली को देखते हैं। तभी इन्हा
की छोटी बहन पूछती है कि क्या सैटरडे को मैं इन्हा को डिनर पर इनवाइट कर सकती हूँ। ये सुनकर इंजू एकदम से भड़क जाता है। वो कहता है उसको यहाँ पर बुलाने की क्या जरूरत है। तो हिजू कहती है इन्हा भी हमारी फैमिली का एक पार्ट है। तो इंजू कहता है तुम्हें किसने बोला कि वो हमारी फैमिली का पार्ट है। ये सुनकर हिजू भड़क जाती है। वो कहती है तुम मुझसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकते हो। अब हिजू अपने डैड से बार बार एक ही बात बोल रही थी कि हमें इन्हा को खाने पर बुलाना चाहिए। तभी उसकी मॉम उस पर चिल्लाने लगती है, लेकिन उसके डैड इस चीज के लिए मान जाते हैं। फिर अगले सीन में ग्योमसुक जंगमो से कहती है हिजू तो कुछ भी बोलती रहती है, उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। तो जंगमो कहता है चाहे कुछ भी हो इन्हा उनका बेटा है, अगर वो एक बार घर पर आ भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, और वैसे भी कोई रीजन नहीं है कि वो यहाँ पर नहीं आ सकता है, और इन्हा को यहाँ पर बुलाने के लिए मुझे तुम्हारे परमिशन की जरूरत नहीं है। तो ग्योमसुक कहती है तुम्हें याद नहीं है क्या, तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था। जंगमो कहता है तुमने जो कुछ भी बोला मैंने वो सब कुछ किया, और वैसे भी मुझे इनहेरिटेंस वेवर के बारे में पता है। तुमने जो कॉन्ट्रैक्ट इन्हा से साइन करवाया है तुम्हें क्या लगता है मुझे वो पता नहीं चलेगा, और कांगो ग्रुप मेरा है और यहाँ के सारे डिसीजंस मैं लेता हूँ। उसी टाइम पर वो इन्हा को कॉल करता है। ये देखकर वो भड़क जाती है। जंगमो इन्हा से कहता है तुम सैटरडे को डिनर के लिए आ जाना। ये बात सुनकर इन्हा को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसके खुद के डैड ने उसे इनवाइट किया है। अब वो ये सारी बात तेओ को बताता है। तेओ कहता है मुझे पता था कि वो कॉल करेंगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी कॉल करेंगे। थोड़ी ही देर में ग्योमसुक उसे वही इनहेरिटेंस वेवर देती है जो उसने इन्हा को साइन करने के लिए बोला था। कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा था कि इन्हा के जितने भी शेयर्स हैं वो सब कुछ वो गिव अप कर देगा। दूसरी तरफ तेओ इन्हा को बताता है तुम्हारे डैड बहुत ही कोल्ड हार्टेड इंसान है। ग्योमसुक ने अपनी ऑथोरिटी यूज करके तुम्हारे डैड को अपसेट कर दिया है, और तुम्हारे डैड ने पहले ही प्लान कर लिया था कि सक्सेशन कंप्लीट होने से पहले वो तुमसे इनहेरिटेंस वेवर ले लेंगे। तो इन्हा कहता है तुम ये बोलना चाह रहे हो कि उसकी स्टेप मॉम और उसके डैड बिल्कुल एक जैसा ही सोचते हैं। तेओ कहता है ऐसा हो सकता है, अभी के लिए वो तुम्हारे सामने फ्रेंडली रह रहे हैं। फिर वो इन्हा से कहता है तुम्हें ऐसा इंसान बनना है जो इनोसेंट है लेकिन बेवकूफ नहीं, जिसको अपनी जगह पता हो, और एक ऐसा इंसान जो फ्यूचर में जाके लालची ना बन जाए। फिर अगले सीन में हम जंगमो को देखते हैं जो अपने अटर्नी को वही इनहेरिटेंस वेवर दिखाता है और पूछता है ऐसी कोई और चीज है क्या जो मुझे पता होनी चाहिए। तो उसका अटर्नी मना कर देता है। जंगमो कहता है आगे से तुम कुछ करने की कोशिश मत करना। फिर वो किसी सिंगापुर के लॉ फर्म के बारे में बताता है जिसका नाम मिल्टन था। वो कहता है मैं जल्दी ही मिल्टन को खरीदने वाला हूँ, ऐसा करने से कांगो ग्रुप और भी बड़ा हो जाएगा। फिर वो कहता है अगर किसी भी तरीके से ये न्यूज बाहर आ गई तो मुझे इस बात की श्योरिटी हो जाएगी कि तुम्ही ने इस न्यूज को लीक किया है, इसीलिए ऐसा कोई भी काम मत करना। फिर वो उसी इनहेरिटेंस वेवर के बारे में कहता है, बोलता है इसको संभाल के रखो, ये वही कॉन्ट्रैक्ट था जो इन्हा ने साइन किया था। वो कहता है मुझे नहीं पता, इसकी हमें कभी भी जरूरत पड़ सकती है। फिर अगले सीन में हम इन्हा के सेकेंड भाई संगजू को देखते हैं जो तेओ के प्रोफेसर के पास आया हुआ था। वो संगजू को वही रिपोर्ट दिखाता है जो रिपोर्ट तेओ ने बनाया था। इस रिपोर्ट को पढ़ के संगजू बहुत खुश हो गया था। प्रोफेसर कहता है ये रिपोर्ट एक वेपन है जो तुम्हें कांगो ग्रुप का ओनर बना सकता है। संगजू उसे कहता है तुमने मेरी बहुत हेल्प की है और बदले में मैं तुम्हें कांगो ग्रुप का सेंटर डायरेक्टर बना दूंगा। अब तुम्हें यहाँ पर काम करने की जरूरत नहीं है, तुम अब मेरे साथ काम करोगे। फिर अगले सीन में हम इन्हा को देखते हैं। तभी उसके पास हिजू का कॉल आता है। हिजू उसको बताती है मैंने ही डैड को बोला था कि वो तुम्हें खाने पर बुलाए। फिर वो हिजू से मिलने के लिए आता है। उस टाइम पर हम देखते हैं हिजू तेओ की स्केच बना रही थी। देखकर ऐसा लग रहा था कि वो तेओ को पसंद करने लग गई थी। उसी टाइम पर हम हेवॉन को देखते हैं जो इसी रेस्टोरेंट में काम करती थी। उसे देखकर इन्हा शॉक हो जाता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर काम करती हो। हिजू हेवॉन से पूछती है तुम इन्हा को जानती हो, इसका मतलब तुम तेओ को भी जानती होगी। हेवॉन बताती है तेओ मेरा फ्रेंड है। तो ये सुनकर हिजू भड़क जाती है। फिर थोड़ी ही देर में वो हेवॉन से बात करने के लिए आता है। वो उसे डेट पर चलने के लिए पूछ रहा था। हेवॉन कहती है मैंने तुमसे पहले भी मना किया था, और वैसे भी मैं इतनी आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करती। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर इन्हा अपने घर आया हुआ था। वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तभी इंजू उसकी बेइज्जती करना चालू कर देता है। ये सब सुनकर भी वो गुस्सा नहीं हो रहा था, बल्कि वो बहुत ही अच्छे से बात कर रहा था। तभी हिजू बाहर आती है और इन्हा से कहती है तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो, ये तो पहले से ही ऐसा है। ऐसे करते करते उन दोनों में बहस हो जाती है। वो बार
बार हिजू के सर पे आके फ्लिक कर रहा था। अब हिजू को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो इंजू का हाथ काट लेती है। वो इतने जोर से काट रही थी कि सारे लोगों को उसको छुड़ाने के लिए आना पड़ता है। तभी ग्युमसुक वहाँ पर आती है और इना से कहती है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हें यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए। अब ये सारा बात जंगमो को पता चल जाता है। अगले सीन में इंजू की वाइफ उससे कहती है तुम हिजू के साथ ऐसा क्यों बिहेव करते हो, तुम्हें पता है ना वो इजीली भड़क जाती है। तो इंजू कहता है इसीलिए तो मैंने ये सब कुछ किया, अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो ग्युमसुक इन्हा को घर से बाहर नहीं निकालती। फिर अगले सीन में हम तेहो को देखते हैं। इन्हा ने उसको मिलने के लिए बुलाया था। वो तेहो से कहता है तुम्हें तो आइडिया लग ही गया होगा कि आज घर पर क्या हुआ है। तेहो कहता है मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, तुम्हें वो इन्हा नहीं बनना है जो छोटी छोटी बातों पर ये सारा कुछ लेकर बैठ जाए। तुम्हें ऐसा इंसान बनना है कि तुम्हें छोटी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़े। और वैसे भी ये तो कुछ भी नहीं है, इससे कई ज्यादा ह्यूमिलिएशन तुम फेस करने वाले हो, तुम्हारी और भी ज्यादा इंसल्ट होने वाली है। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें परफेक्ट बना दूंगा। और जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। संजू मेरे प्रोफेसर से मिलने के लिए आया था और वो दोनों मिलकर को प्रॉस्पेरिटी सेंटर जल्दी ही सेटअप करने वाले हैं। फिर अगले सीन में सब लोग खाना खाने के लिए बैठे हुए थे पर इन्हा वहाँ पर नहीं था। इस बात से हिजू को बहुत बुरा लगता है। वो सब लोगों से कहती है तुम लोगों को हो क्या गया है, इन्हा ऐसे घर से चला गया, लेकिन किसी को भी उसकी परवाह नहीं है। इंजू कहता है तुम्हें नहीं पता ये सब क्यों हुआ, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। हिजू कहती है मैंने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ तुमने स्टार्ट किया था। हिजू को बहुत गुस्सा आ गया था। वो सारे लोगों से कहती है सबके सब तुम लोग कोल्ड हार्टेड हो, मुझे नहीं पता था कि तुम लोग साइकोपैथ्स हो। इतना बोलकर वो गुस्से से निकल जाती है। फिर जंगमो इंजू से पूछता है ये सब करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे ही घर में मेरी इंसल्ट की। इन्हा को मैंने यहाँ पर बुलाया था लेकिन तुमने उसे यहाँ से जाने के लिए मजबूर कर दिया। फिर वो कहते हैं मेरी इंसल्ट करके तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। इस तरफ हिजू को उसकी मॉम एक थप्पड़ लगाती है और कहती है तुम्हारा ये बिहेवियर मैं और टॉलरेट नहीं करूंगी। फिर वो मिस्टर मून के पास आती है और पूछती है हिजू को हो क्या गया है, वो ऐसे क्यों बिहेव करती रहती है। तभी मिस्टर मून बताता है हिजू का जो नया ट्यूटर है वो इन्हा का फ्रेंड है। ये सुनकर ग्युमसुक बहुत ही चिढ़ जाती है। उसी टाइम पर एक सर्वेंट आकर बताती है कि हिजू कहीं भी नहीं मिल रही है। दूसरी तरफ हिजू काफी दूर आ गई थी, उसे आसपास कुछ नहीं दिख रहा था, इसीलिए वो डर के तेओ को कॉल करती है। वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है तभी हेवॉन भी वहीं पर आ जाती है। हिजू हेवॉन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो कहती है तेओ मेरा ट्यूटर है और अगर तुम्हें दोस्त बनाना है तो तुम इन्हा को अपना दोस्त बना लो। उसी टाइम पर इन्हा भी वहीं पर आ जाता है। ये देखकर हिजू चिढ़ जाती है। वो तेओ से कहती है मैंने तुमसे कहा था कि इन्हा को यहाँ पर मत बुलाना। तेओ कहता है मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं। तो हेवॉन कहती है मैं इन्हा के साथ जाने के लिए तैयार हूँ लेकिन तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। उसी टाइम पर हेवॉन कहती है अगर तुम सब जा ही रहे हो तो मुझे भी घर ड्रॉप कर दो। ये सुनकर हिजू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो हेवॉन कहती है मैं तेओ की नेबर हूँ इसीलिए मैं साथ चलने के लिए बोल रही हूँ। ये नेबर वाली बात सुनकर हिजू एकदम से शॉक हो जाती है। वो तो हेवॉन और तेओ को दूर करने की कोशिश कर रही थी और यहाँ पे सब कुछ उल्टा हो रहा था। वो कहती है तुम लोग आसपास रहते हो, इसका मतलब तो यही है कि तुम दोनों एक दूसरे को दिन रात देखते रहते हो। उनके जाते ही इन्हा हिजू से कहता है तुम ये सब नहीं कर सकती हो और वो भी तेओ के साथ। अगर मॉम को पता चल गया तो वो उसे फायर कर देगी। फिर अगले सीन में तेओ जैसे ही बाहर आता है तो उसके पास मिस्टर मून का एक मैसेज आया हुआ था। मैसेज में लिखा था कि हम तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहे हैं, आगे से तुम हिजू को ट्यूशंस देने के लिए मत आना। फिर वो एक स्टोर पर आ जाता है तो हेवन भी उसके पीछे पीछे आती है। हेवन उससे कहती है क्या तुम जानना नहीं चाहते हो कि 10 साल के बाद हम दोनों कहाँ रहेंगे। तेओ कहता है हम लोग जहाँ रहना चाहते हैं हम वहीं रहेंगे। तो हेवन कहती है मुझे लगता है इन्हा वहाँ पर नहीं रहेगा। तो तेओ कहता है मैंने तुमसे पहले भी कहा है मुझे मिडलमैन बनने का कोई शौक नहीं है, अगर तुम इन्हा तक पहुँचना चाहती हो तो इसके बीच में मुझे मत फंसाओ, जो तुम्हें करना है वो तुम खुद ही करो। अगले सीन में हिजू को पता चलता है कि उसकी मॉम ने तेओ को फायर कर दिया है। ये सुनकर वो बहुत भड़क जाती है। फिर जब वो स्कूल जा रही होती है तो वो बीच रास्ते में उतर जाती है और ड्राइवर से कहती है तुम स्कूल वालों को बता देना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर वहाँ से वो तेओ के यूनिवर्सिटी पहुँच जाती है। वो कहती है तुमने मुझे बताया भी नहीं, तुम मेरे टीचर हो, तुमने मुझे फेयरवेल तक नहीं दिया। तेओ कहता है मैं ये सब कुछ क्यों करूँ। उसी टाइम पर हम देखते हैं हेवन उन दोनों को देख रही थी। हिजू तेओ को सीधा प्रपोज कर देती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तो तेओ कहता है फिर मैं क्या करूँ। हिजू कहती है मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम्हारे पास बोलने के लिए बस यही है। तेओ कहता है हम लोग टीचर और स्टूडेंट नहीं है, तुम मेरे एम्प्लॉयर हो और मैं तुम्हारा एम्प्लॉय हूँ और हमारा जो भी कॉन्ट्रैक्ट था वो टर्मिनेट हो चुका है और तुम मुझे पसंद करती हो। मैंने तुमसे पहले भी कहा है
तुम मेरा पेशेंस टेस्ट मत करो, तुम मुझे हरा नहीं पाओगी। वो तेओ के सामने तो बहुत टफ बिहेव कर रही थी, लेकिन गाड़ी में आते ही वो रोने लग जाती है। फिर अगले सीन में जब वो लाइब्रेरी में था तब हेवन उसके पास आती है। वो कहती है, मैंने तुम्हें और हिजू को देखा था, तुम्हें नहीं लगता कि तुम उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही हार्श हो रहे हो? तेओ कहता है, तुम फिक्र मत करो, इन सब चीजों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। हेवन कहती है, तुम हिजू को अपने मतलब को कंसिडर करके सोचो। तो तेओ कहता है, तुम्हें लगता नहीं कि ये कुछ ज्यादा ही लाइन से बाहर जाना हो गया? तो हेवन कहती है, तुम कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो रहे हो। तेओ कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मुझे तुम्हारा एडवाइस नहीं चाहिए। उसी टाइम पर हम देखते हैं इन्हा वहीं पर था और वो उन दोनों की बातें सुन रहा था। वो मन में कहता है कि हेवन क्या करने की कोशिश कर रही है। फिर अगले सीन में हम हेवन की मॉम को देखते हैं, जो ऐसे जगह पर काम करती थी जहाँ पर लोग इलीगल बैटिंग करते थे। तभी वो अपने सामने कुछ लोगों को देखती है जो कुछ बॉक्स लेकर जा रहे थे। तभी उसमें से एक बॉक्स नीचे गिर जाता है जिसके अंदर बहुत सारे पैसे थे। पैसों को देखकर उसके मन में लालच आ जाता है और वो अंदर जाकर सारे पैसे चुरा लेती है। फिर अगले दिन वो सारे गुंडे हेवन के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी मॉम बोल रही थी तुम कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो, इसीलिए तुम इतने बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो। हेवन पूछती है कि तुम लोग कौन हो? तो वो गुंडे बताते हैं, तुम्हारी मॉम हमारे पैसे लेकर भाग गई है और वही पैसे हम लेने के लिए आए हैं। हेवन कहती है, तुम किसकी बात कर रहे हो? उसकी तो कोई मॉम है ही नहीं। वो गुंडे उसको धमकाने लग जाते हैं। तो हेवन कहती है, अगर तुम्हें तुम्हारे पैसे चाहिए तो जाकर उसको ढूंढो जिसने तुम्हारे पैसे लिए हैं, या फिर पुलिस में कंप्लेन करो। उसी टाइम पर वो गुंडा आकर उसको एक थप्पड़ लगाता है, तो बदले में हेवन भी उसको एक थप्पड़ मार देती है। वो दोबारा से उसको मारने ही वाला था, तभी वहाँ पर तेओ पहुँच जाता है। सिक्योरिटी वालों को देखकर वो सारे गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। फिर तेओ उससे पूछता है, तुम्हारे पास कोई और जगह है क्या जहाँ तुम जा सकती हो, वरना वो सारे गुंडे तुम्हारे घर पर आएंगे। हेवन कहती है, तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ मेरे साथ पहली बार हो रहा है? मैं इन सब चीजों से कभी भागती नहीं हूँ। भागने का मतलब तो यही हुआ कि मैं अपनी मॉम को अपनी फैमिली मान रही हूँ। वो कहती है कि वो अपनी मॉम को फैमिली मानना ही नहीं चाहती है। उसी टाइम पर एक लड़का आकर इन्हा को बताता है कि बहुत सारे गुंडे हेवन से पैसे लेने के लिए आए हुए थे। वो हेवन को कॉल करने लग जाता है, लेकिन वो देखकर भी फोन नहीं उठाती। वो हेवन को ढूंढने लग जाता है। वो एकदम से भागता हुआ आकर उसे हग कर लेता है, फिर वो उसे किस कर लेता है। उसी मोमेंट पर हम देखते हैं तेओ वहीं पर पहुंच गया था और ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। हेवन ने भी तेओ को देख लिया था। फिर अगले सीन में जब वो अपने घर की तरफ जा रहा था तभी वो हेवन को देखता है। वो उसको बताती है कि मैं कुछ टाइम के लिए इन्हा के घर पे रहने वाली हूँ। तो तेओ उसको जाने से मना करता है। हेवन कहती है, अगर मैं नहीं गई तो इस बात से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, हम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी मीन नहीं करते। तेओ कहता है, तुम्हें ये बात कैसे पता है? हेवन कहती है, तुम जिस तरीके से मेरे साथ बिहेव करते हो उससे सब कुछ समझ में आता है। और तुम श्योर हो क्या कि कल को जाकर तुम रिग्रेट नहीं करोगे? तुम किसी बात से श्योर नहीं हो और यही हम दोनों की रियलिटी है। तेओ कहता है, मैं रिग्रेट नहीं करूंगा। तो हेवन अपना हाथ छुड़ाकर कहती है, लेकिन मैं रिग्रेट करूंगी। और वैसे भी जो लाइफ तुम जी रहे हो, क्या तुम वैसी ही लाइफ जीना चाहते हो? तुम्हें भी डिफरेंट लाइफ चाहिए होगी। अगर हमने अभी सेटल कर लिया तो आगे जाकर कुछ भी नहीं बदलेगा। इतना बोलकर वो निकल जाती है। फिर अगले सीन में वो जैसे ही अपने घर आता है तो दोबारा से हेवन उसके घर के बाहर पहुंच गई थी। वो नॉक करके उसे बुलाने लगती है और तेओ के फोन पर इन्हा का कॉल आ रहा था। तेओ फोन उठा लेता है और उसी टाइम पर हम देखते हैं हेवन वहाँ से चली जाती है। यहाँ से कहानी आ जाती है 5 साल आगे, जहाँ पर को प्रॉस्पेरिटी कोऑपरेशन सेंटर का 5th एनिवर्सरी था और सारे लोग कांगो ग्रुप के लोगों का वेट कर रहे थे। वहीं पर हम इन्हा को भी देखते हैं। उसी टाइम पर चेयरमैन और उसके दोनों भाइयों की एंट्री होती है और वो बिल्कुल एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह खड़ा था। फिर वो लोग जैसे ही मीटिंग रूम में पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक एम्प्लॉय आता है। वहीं पर हम तेओ के प्रोफेसर को भी देखते हैं जो अब कांगो ग्रुप में ही काम कर रहा था। वो उस एम्प्लॉय का इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है, इसी एम्प्लॉय ने आपका स्पीच लिखा है, जो स्पीच आप डिलीवर करने वाले हो, और यह आदमी और कोई नहीं बल्कि तेओ था। तभी वो अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो बताता है कि वो ग्लोबल लीडर ट्रेनिंग टीम के लिए काम कर रहा है। उसी टाइम पर तेओ और इन्हा दोनों ही मन में कहते हैं कि हमारा गेम शुरू हो चुका है। और इसी सीन के साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है।
एपिसोड 3 के शुरुआत में हम इन्हा को देखते हैं, जो स्टेज पर खड़ा होकर अपने मन में सोच रहा था कि जो भी चीजें मैं अपनी फैमिली में रहकर एंजॉय नहीं कर पाया, अब वक्त आ चुका है कि मैं सारा कुछ वापस ले लूं। दूसरी तरफ हम जंगमो और बाकी के लोगों को देखते हैं। वहीं पर हम तेओ के प्रोफेसर डोंगुक को देखते हैं, जो अब इसी सेंटर में काम कर रहा था। तभी इंजो उसे कहता है, तुम तो संगजू के आदमी थे ना, तुम आखिर चेयरमैन के आदमी कब से बन गए? तो डोंगुक कहता है, मैं तो हमेशा से ही चेयरमैन का आदमी था। उसी टाइम पर तेओ अंदर आता है। डोंगुक चेयरमैन से बताता है कि ये वही आदमी है जिसने आपका स्पीच लिखा है, जो स्पीच आप डिलीवर करने वाले हो। फिर सब लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं। तभी चेयरमैन तेओ को रुकने के लिए बोलता है। जंगमो उससे पूछता है, तुम्हें क्या लगता है मैं किस टाइप का आदमी हूँ? मैं तुमसे ये क्वेश्चन इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो कुछ भी तुमने स्पीच में मेरे बारे में लिखा है, मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्या तुमने इस स्पीच में मेरी कोई इमेज बनाने की कोशिश की है? तुम्हें क्या लगता है मैं एक आइडियल ओनर नहीं हूँ? तेओ कहता है, अगर आपको मेरा आंसर पसंद नहीं आया तो क्या आप मुझे फायर कर दोगे? जंगमो कहता है, फायर तो तुम पहले ही हो गए हो, तुम्हें इस जॉब से निकाला जाता है। तेओ कहता है, आपको मेरी फ्यूचर में जरूरत पड़ने वाली है। जंगमो उससे पूछता है, तुम्हारी जरूरत मुझे क्यों पड़ेगी? क्योंकि तुमने इस सेंटर के बारे में सबसे पहले सोचा, इसीलिए तुमने डोंगुक से ये मीटिंग रखने के लिए कहा था। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं तेओ डोंगुक से मिलने के लिए गया था। वो उससे कहता है, जो रिपोर्ट मैंने लिखा है मैं उसका प्राइस कलेक्ट करने के लिए आया हूँ। प्रेजेंट में जंगमो कहता है, कांगो में जो भी चीजें होती है वो सब कुछ मुझे पता चल जाता है और पिछले 5 सालों में तुमने इस सेंटर को कुछ ज्यादा रेज नहीं किया है। इस सेंटर का वर्थ 30 ट्रिलियन वॉन है। तेओ कहता है, बस 30 ट्रिलियन वॉन? मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि आपको मेरी जरूरत है या नहीं, क्योंकि मैं कहीं और जा सकता हूँ जिनको मेरी एक्चुअली में जरूरत है, और वहाँ जाकर मैं एक और कांगो ग्रुप बना सकता हूँ। जंगमो कहता है, मुझे पता है कि तुम क्वालिफाइड हो और मैं ये भी जानता हूँ तुमने अपने इनोसेंट डैड को एक मर्डरर में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने तुम्हारी मॉम को नहीं मारा था, फिर भी आज वो जेल में है। जब कोई भी इंसान ज्यादा स्टैंड आउट करता है ना, तब कोई भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर वो इंसान आया कहाँ से है। तेओ कहता है, आपको वो आदमी इनोसेंट लगता है, आपको तो पता भी नहीं है कि वो किस टाइप का इंसान है। फिर तेओ कहता है, अगर आप चाहते हो तो मैं आज ही रेजिग्नेशन दे देता हूँ। जंगमो कहता है, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो, इसीलिए आज के बाद से तुम अपने अंदर के इमोशंस मुझे दिखाना मत। अगर तुम मेरे अगेंस्ट भी हो तब भी तुम मुझे कुछ दिखाना मत। अगर तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो तो तुम्हें अपने असलियत को मुझसे छुपा के रखना होगा। फिर जंगमो सेंटर के एनिवर्सरी पर स्पीच डिलीवर कर रहा था। वो कहता है, मुझसे किसी ने कहा था कि इस सेंटर की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ये सेंटर एक मॉन्स्टर है जो गरीब और वीक लोगों का नुकसान करता है, लेकिन किसको इस बात से फर्क पड़ता है कि ये एक मॉन्स्टर है? इन दिनों बहुत सारी स्टार्टअप खुलती है और बहुत सारी स्टार्टअप बंद होती है, लेकिन हम उन लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, और जो लोग यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं वही कांगो ग्रुप में सरवाइव कर सकते हैं। जंगमो एग्जैक्टली स्पीच में वही बोल रहा था जो तेओ ने लिख कर दिया था। फिर अगले सीन में तेओ इन्हा से कहता है कि डोंगुक को उसके पोजीशन से निकाला जाएगा क्योंकि वो अब यूजलेस हो चुका है, और अगर उसकी किस्मत अच्छी रही तो वो दोबारा से वापस आएगा। फिर इन्हा संगजू के बारे में पूछता है। तेओ बताता है कि संगजू कांगो ग्रुप के पावर को कंट्रोल करना चाहता है और ये इस सेंटर के थ्रू ही पॉसिबल है, इसीलिए वो इस सेंटर को कंट्रोल करना चाहता है ताकि वो पूरा कांगो ग्रुप अपने नाम करवा सके। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जंगमो ने तेओ को बुलाया था क्योंकि आज से वो जंगमो का असिस्टेंट बन चुका था। वो मन में कहता है, असली गेम तो अभी शुरू हुआ है। फिर यहाँ से हमें 5 साल आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पूरी फैमिली जंगमो से मिलने के लिए आई थी। इंजू उनसे कहता है, मुझे पता चला कि आप बेहोश हो गए थे। जंगमो कहता है, तुम डिसअपॉइंटेड हो क्या कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहीं पर हम तेओ को देखते हैं। जाते वक्त इंजू कहता है, जब भी मैं तेओ की तरफ देखता हूँ तो मेरे गर्दन में दर्द हो जाता है। इंजू की वाइफ उसको बताती है कि तेओ अब तक का यंगेस्ट चीफ सेक्रेटरी है। संगजू कहता है, पिछले 5 सालों में उसने कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की, इसीलिए डैड उससे बहुत ही ज्यादा खुश है। इंजू कहता है, प्रॉब्लम ये है कि तेओ डैड से कुछ ज्यादा ही क्लोज है, अगर उसने कुछ भी करने की कोशिश की तो वो हमें बर्बाद कर सकता है। तभी ग्युमसुक इंजू की वाइफ से कहती है, तुम्हें अपने पति को समझाना चाहिए कि कहाँ पर क्या बोलना है और कब बोलना है। तो इंजू उनसे कहता है, आप मेरी वाइफ को समझा रहे हो कि मुझे कैसे असिस्ट करना है, जबकि आपको खुद ही नहीं पता कि आपको अपने हस्बैंड को कैसे असिस्ट करना है। ये सुनकर संगजू को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, तुम मेरी मॉम से ऐसे कैसे बात कर सकते हो, और वो दोनों आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। फिर अगले सीन में तेओ चेयरमैन से मिलने के लिए आया हुआ था। यहाँ पर वो किसी पॉलिटिकल लीडर सांगसू के बारे में पूछता है। तेओ कहता है, उसने मुझे ये बताया कि आपको जो भी रिजल्ट चाहिए उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। जंगमो कहता है, जैसे ही सांगसू पार्टी लीडर बन जाएगा
हम उसकी प्रेसिडेंसी पर काम करेंगे। फिर यहाँ से हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जंगमो कहता है कि वेस्ट कोस्ट पर मैं बहुत ही बड़ा सिटी बनाने के बारे में सोच रहा हूँ, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कांगो सिटी से बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तेओ कहता है कि को प्रॉस्पेरिटी सेंटर आपके सपने को पूरा करेगा। फिर अगले सीन में हम इन्हा को देखते हैं जो किसी आदमी का प्रेजेंटेशन देख रहा था, लेकिन उस आदमी को पता भी नहीं था कि वो क्या बोल रहा है। ये सब देखकर इन्हा को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या बोल रहे हो। दूसरी तरफ हम संगजू को देखते हैं जो एक पॉलिटिकल लीडर के साथ बैठा हुआ था। इस आदमी का नाम संगडोंग होता है। वो दोनों यहाँ पर शूटिंग कर रहे थे। उसी टाइम पर हम देखते हैं वहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ था और वहीं दूसरे तरफ से एक आदमी ने उस कैमरे को हैक कर लिया था और वो उन लोगों पर नजर रख रहा था। वो उन सारे वीडियोस को डाउनलोड करके तेओ को भेज देता है, यानी कि ये आदमी तेओ के लिए ही काम कर रहा था। अब वो यही वीडियो इन्हा और हेवॉन को दिखाता है। वो बताता है कि 5 दिनों के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी कॉन्फ्रेंस होने वाला है जहाँ पर एक संगडोंग नाम का आदमी चेयरमैन के अगेंस्ट खड़ा होने वाला है और ये एग्जैक्टली वही आदमी था जो संगजू के साथ मिला हुआ था, यानी कि ये सारी प्लानिंग संगजू की थी। तेओ बताता है अगर संगडोंग लीडर बन गया तो इस चीज की वजह से रॉयल रोड प्रोजेक्ट पर अटैक हो सकता है, क्योंकि चेयरमैन चाहता था कि सांगसू पॉलिटिकल लीडर बने। उसी टाइम पर हेवॉन को पता चलता है कि संगजू किसी ब्लू हाउस कॉन्सर्ट का पहला गेस्ट था, यानी कि संगडोंग संगजू को ट्रिब्यूट देने की कोशिश कर रहा था। तेओ कहता है ये संगजू ने ही रिक्वेस्ट किया होगा और बदले में वो संगडोंग को पार्टी का लीडर बनाने वाला है। फिर हमें पार्टी कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर संगडोंग जीत गया था और वो पार्टी लीडर बन चुका था। जब ये बात जंगमो को पता चलती है तो वो बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है। वो पूछता है कि संगडोंग ने सांगसू को कैसे हरा दिया। जंगमो समझ गया था कि संगडोंग कांगो ग्रुप को बर्बाद करने की पूरी प्लानिंग में है। वो तेओ से कहता है मुझे पता करके बताओ कि इन सब चीजों के पीछे कौन है। फिर अगले सीन में हम हेवॉन और तेओ को देखते हैं। हेवॉन उससे पूछती है अगर चेयरमैन को पता चल गया कि तुम्हें ये बात पहले से ही पता थी कि संगडोंग पार्टी लीडर बनने वाला है तो तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। तेओ कहता है मुझे अकेले को नहीं पता था, हम तीनों को ही पता था। हेवॉन कहती है मुझे इससे दूरी रखो क्योंकि मेरा फिलहाल के लिए चेयरमैन से कोई कनेक्शन नहीं है। तो तेओ उससे पूछता है क्या तुम इन्हा से शादी नहीं करने वाली। हेवॉन कहती है मैंने उससे कहा है कि मैं अभी तक रेडी नहीं हूँ। फिर तेओ उससे कहता है हमें कैसे भी करके संगजू को जल्दी ही पकड़ना होगा क्योंकि चेयरमैन ने रॉयल रोड प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के बारे में सोच लिया है, यहाँ तक कि उन्होंने जगह भी खरीद ली है। हेवॉन कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं उसके बारे में कोई एविडेंस ढूंढ के निकालूंगी। फिर अगले सीन में वो पार्टी ऑफिस में आती है जहाँ पर वो काम करती थी। वो यहाँ पर एक आदमी से बात करती है, लेकिन वो आदमी हेवॉन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वो कहता है मैं पार्टी ऑफिस में बहुत सालों से काम कर रहा हूँ और मैं इजीली किसी को भी रीड कर सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं तुम्हें रीड नहीं कर पाता। मुझे नहीं पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है और जिनको मैं रीड नहीं कर पाता हूँ ऐसे लोगों पर मैं ट्रस्ट नहीं करता। हेवॉन यहाँ पर इंफॉर्मेशन निकालने के लिए आई थी, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। फिर वो उसे किसी कॉन्फ्रेंस आफ्टर पार्टी के लिए बुलाता है, लेकिन हेवॉन मना कर देती है। फिर अगले सीन में हम हीजू को देखते हैं। तभी इंजू की वाइफ आकर उसको बताती है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है किसी ह्यूचन नाम के आदमी के साथ। ह्यूचन का नाम सुनकर हीजू को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो सीधा अपनी मॉम के पास पहुंचती है। वो पूछती है आपने मेरी शादी फिक्स करने की कोशिश कैसे की, वो भी ह्यूचन के साथ। आपको नहीं पता है क्या उसका नाम कितना ज्यादा खराब है, वो एक नंबर का घटिया इंसान है और वैसे भी ये जबरदस्ती वाली शादी मैं नहीं करूंगी। तो उसकी मॉम कहती है हमारे घर में सबकी शादी ऐसे ही हुई है। तो हीजू कहती है इसलिए आप सबके सब मिजरेबल हो और आप मुझे भी मिजरेबल बनाना चाहते हो। वो कहती है अगर आपने इस चीज को फोर्स किया तो वो अपनी जान ले लेगी। वो बाहर आकर तेओ को कॉल करने का सोचती है, लेकिन वो नहीं कर पाती। फिर हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेवॉन आई हुई थी और वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी के सारे लोग थे। उसी टाइम पर हम देखते हैं वहाँ पर एक रिकॉर्डर लगा हुआ था और दूसरे तरफ से हेवॉन उनकी सारी बातें सुन रही थी। फिर बाहर आकर वो एक लेडी को पैसे देती है और वो तेओ को कॉल करके इन्हा के घर पे बुलाती है। वो बताती है कि संगजू संगडोंग को एज अ फ्रंटमैन आगे रखने वाला है और ऐसा करके वो नेशनल असेंबली पोल को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेगा। वो दोनों मिलकर रॉयल रोड प्रोजेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। फिर वो को प्रॉस्पेरिटी सेंटर को कांगो ग्रुप से सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। इन्हा कहता है वो सेंटर को चुराने की कोशिश कर रहा है क्योंकि सेंटर कांगो ग्रुप का मेन पार्ट है। तेओ कहता है मुझ पे भरोसा करो, संगजू जो कुछ भी लेना चाहता है वो कुछ भी नहीं ले पाएगा जब तक मैं यहाँ पर हूँ। फिर अगले सीन में हम उसी हैकर को देखते हैं जो तेओ के लिए काम करता था। वो तेओ को कुछ फोटोज देता है जिसमें किसी सेव अफ्रीका फाउंडेशन का नाम था। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो किसी जैंग नॉइक के नाम पर था। फिर हम ग्युमसुक को देखते हैं जो कांगो
कांगो हॉस्पिटल के डॉक्टर से मिलने के लिए आई थी। डॉक्टर कहता है चेयरमैन को बस बीपी की प्रॉब्लम है, बाकी वो फिजिकली बिल्कुल फिट है। ग्युमसुक उसे कुछ करने के लिए बोल रही थी, लेकिन वो डॉक्टर नहीं मान रहा था। तो ग्युमसुक उसे धमकी देती है। वो कहती है मुझे तुम्हारे बेटे के बारे में पता है, जो एक ड्रग एडिक्ट है और वो कुछ दिन पहले ही रिहैब में एडमिट हुआ है। अब ये सब सुनकर वो उसकी बात मानने को तैयार हो गया था। फिर अगले सीन में हम तेओ को देखते हैं, जो जंगमो को एक फाइल देता है और कहता है कि मुझे कंफर्मेशन मिला है कि ये विला संगडोंग की बेटी के नाम पे खरीदा गया है और वहाँ पर $5 मिलियन की कैश डिपॉजिट हुई है। जंगमो पूछता है ये काम किसका है। तेओ बताता है ये किसी सेव अफ्रीका ऑर्गेनाइजेशन का काम है। वो कहता है इसका मतलब इसके पीछे जैंग नॉइक फाउंडेशन है, यानी कि ये सारा काम ग्युमसुक का है। जिसको भी सेंटर मिल जाएगा उसे कांगो ग्रुप मिल जाएगा और फाइनली वो सेंटर संगजू के नाम पे हो जाएगा। उसके बाद तेओ यूजिन का नाम बताता है, जो एक्चुअली में जंगमो का अटॉर्नी था। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं यूजिन संगजू से मिलने के लिए आया था। संगजू उसे अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश करता है। वो कहता है मुझे मिल्टन के बारे में सारी डिटेल्स चाहिए, जो कुछ भी 10 साल पहले हुआ था, लेकिन ह्यूजिन मना कर देता है। वो कहता है अगर चेयरमैन को पता चल गया तो वो बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाएगा। संगजू कहता है तुम कब तक चेयरमैन के लिए काम करोगे, वैसे भी वो तुम्हारा जॉब तेओ को देने ही वाले हैं। लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहा था। तो संगजू उसे कहता है मिल्टन के जगह पर मैं तुम्हें तुम्हारा खुद का ग्लोबल लॉ फर्म दूंगा, जिसके ओनर तुम खुद रहोगे। अब ये सुनकर वो मान जाता है। फिर अगले सीन में जब संगजू सोया हुआ था तब वही लड़का उसका फोन हैक कर लेता है और वो जो कुछ भी अपने फोन में कर रहा था वो लड़का सारा कुछ अपने कंप्यूटर में देख रहा था। यूजिन संगजू को मैसेज करके कहता है मैं तुम्हारे साथ डील करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा। संगजू मन में कहता है तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें क्या सच में लगता है कि मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा? मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था। फिर वो सारा चैट तेओ के पास भेज देता है, जो कुछ भी वो दोनों बातें कर रहे थे। अब संगजू के पास मिल्टन की सारी इन्फॉर्मेशन थी और इस तरफ से तेओ भी सब कुछ देख रहा था। वो समझ चुका था कि मिल्टन का असली ओनर और कोई नहीं बल्कि चेयरमैन जंगमो है। फिर वो जंगमो से कहता है मुझे पता है कि आप ही मिल्टन के ओनर हो। जंगमो उससे कहता है तुम क्या मुझे थ्रेटन कर रहे हो? तेओ कहता है मैं आपको थ्रेटन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मिल्टन लॉ फर्म का जो पर्पस है वो बिल्कुल भी कन्वेंशनल नहीं है। मिल्टन का कुछ पार्ट आपकी कमजोरी बन सकता है। मुझे लगता है कि संगजू को आपके कमजोरी के बारे में पता चल गया है। फिर वो उसे एक फोटो दिखाता है जिसमें संगजू यूजिन से मिलने के लिए गया था। ये देखकर जंगमो को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो समझ गया था कि उसे यूजिन ने धोखा दे दिया है। अब जंगमो सारे ही लोगों को बुलाता है और वहीं पर यूजिन भी था। वो कहता है कि हम लोग सेंटर को रीअसाइन कर रहे हैं और अगर कोई भी लीगल इश्यूज आती है तो तुम्हें उनसे निपटना होगा। फिर तेओ सबसे कहता है यहाँ का कोई भी डेटा लीक नहीं होना चाहिए, इसीलिए तुम सारे लोग अपने अपने फोन जमा कर दो। वो सारे लोगों के फोन रख लेता है। यूजिन बहुत ही भड़का हुआ था, उसे अपना फोन चाहिए था। उसी टाइम पर वो बाहर निकलता है। तभी तेओ आकर कहता है अगर तुम्हें फोन चाहिए तो तुम अपना फोन यूज कर सकते हो। फिर अगले सीन में संगजू ग्युमसुक को बताता है कि डैड सेंटर को वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब सेंटर चेयरमैन के अथॉरिटी के अंदर आएगा। कुछ देर पहले मुझे यूजिन का कॉल आया था और उसने मुझे ये सारी बात बताई। ग्युमसुक कहती है सही टाइम आ चुका है, मैं सबको दिखा दूंगी कि कांगो ग्रुप जंगमो का नहीं है। फिर हमें मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जंगमो ने सारे लोगों को बुलाया था। यहाँ पर वो संगजू से कहते हैं कांगो सिक्योरिटी बहुत ही खराब पोजीशन पर है, इसलिए आज के बाद से तुम कांगो सिक्योरिटी मैनेज करोगे। मैं कांगो सिक्योरिटी तुम्हारे नाम पे कर रहा हूँ। ये सुनकर संगजू बहुत गुस्से में आ गया था। फिर वो बताते हैं कि ये को प्रॉस्पेरिटी सेंटर चेयरमैन अथॉरिटी के अंदर ही आएगा, यानी कि संगजू के हाथ से सेंटर जा चुका था। साथ ही में वो ये भी बताते हैं कि इस सेंटर का जो डायरेक्टर होगा वो मैं दोबारा से डोंगुक को बना रहा हूँ। ये सब सुनकर तेओ बहुत खुश हो रहा था। फिर यहाँ से हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तेओ डोंगुक से मिलने के लिए आया था। वो उससे कहता है तुम्हें संगजू ने अबेंडन कर दिया और मैं तुम्हें वापस लेने के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम संगजू के अगेंस्ट अपना सारा गुस्सा निकालो। प्रेजेंट में हम संगजू को देखते हैं जो गुस्से से पागल हो रहा था क्योंकि उसके हाथ से सेंटर जा चुका था। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे प्रोसिक्यूशन के लोग कांगो ग्रुप के ऑफिस में रेड मार रहे थे। यहाँ से हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी उस प्रोसिक्यूटर को बताता है कि मेरे पास एक एनोनिमस मेल आया था और उस मेल में जंगमो के अगेंस्ट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी। इस तरफ जंगमो ग्युमसुक से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब करने की? तुम एक तो यहाँ पर आकर झूठ बोल रही हो और मेरे साथ डील करने की कोशिश कर रही हो। ग्युमसुक कहती है तुम्हें ये सब झूठ लगता है, मैंने ये सब कुछ नहीं किया है। जंगमो कहता है मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। ग्युमसुक कहती है तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो। इसके पहले कि जंगमो कुछ भी बोलता तभी अचानक से वो नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ प्रोसिक्यूटर ने पूरे ऑफिस
ऑफिस में रेड मार दिया था। वो लोग वहाँ का सब कुछ चेक करने लग जाते हैं। इस तरफ जंगमो दवाई लेने की कोशिश कर रहा था। वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। उसी टाइम पर ग्युमसुक उसके सामने आती है, लेकिन वो उसकी हेल्प नहीं करती। कुछ ही देर के बाद तेओ अंदर आता है और वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं और इसी सीन के साथ एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 के शुरुआत में हम ग्युमसुक को देखते हैं, जो अपने लॉकर से एक पेन ड्राइव निकालकर जंगमो के पास लेकर आती है। जंगमो उससे कहता है, तुम मेरे परमिशन के बिना अंदर कैसे आई? ग्युमसुक कहती है, क्या तुम भूल गए हो? EF टावर मेरी फैमिली के बिना एग्जिस्ट नहीं करती। जो सेंटर तुमने संगजू से लिया है वो उसे वापस कर दो। जंगमो उससे पूछता है, ये सेंटर संगजू का वेपन है क्या? मुझे पता है तुम इस सेंटर को यूज करके कांगो ग्रुप को कंट्रोल करना चाहती हो, और अगर करना ही है तो अच्छे से करो। और तुम क्या जेंग फाउंडेशन को मेरे अगेंस्ट यूज कर रही हो? मुझे तो पहले ही पता चल जाना चाहिए था जब तुमने संगडोंग को मेरे अगेंस्ट यूज किया। ग्युमसुक कहती है, तुम एक डीमन हो। तो जंगमो कहता है, तुम थोड़ी ना कोई परी हो, तुम भी मेरी तरह ही हो। ग्युमसुक कहती है, जब तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है तो संगजू को उसका सेंटर वापस कर दो। जंगमो कहता है, क्या तुम्हें मेरा दुश्मन बनना है? ग्युमसुक कहती है, मैं तो हमेशा से ही तुम्हारी दुश्मन थी। फिर वो उसे वही USB दिखाती है और कहती है, इसमें सारा प्रूफ है कि तुम्हें मिल्टन कैसे मिला और तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे हो। इसके पहले कि जंगमो कुछ भी बोलता तभी अचानक से उसका तबीयत खराब होने लग जाता है, लेकिन ग्युमसुक चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। वो कहती है, जो भी मेरा संडोंग के साथ कनेक्शन है वो तुम एक्सपोज नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें कांगो ग्रुप के इमेज की बहुत परवाह है, लेकिन मुझे नहीं है। वो कहती है वो अपने बेटे के लिए किसी भी हद तक जाएगी। तभी ग्युमसुक के पास किसी का कॉल आता है। वो जंगमो से कहती है, मैं तो तुम्हें खुद ही बर्बाद करना चाहती थी, लेकिन मुझे अभी अभी पता चला है कि मेरे अलावा यहाँ पर एक और इंसान है जो तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रोसिक्यूटर ने उनके ऑफिस में रेड मार दिया था और वो लोग वहाँ का सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे। ये सब सुनकर जंगमो को बहुत गुस्सा आ गया था। वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब करने की? मुझे पता है ये सारा काम तुम्हारा ही है। ग्युमसुक कहती है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। अगर तुम्हें भरोसा नहीं करना है तो तुम मत करो। इसके पहले कि जंगमो कुछ भी बोलता तभी अचानक से वो नीचे गिर जाता है। ग्युमसुक सब कुछ देखकर भी उसकी हेल्प नहीं करती। थोड़ी ही देर में तेओ अंदर आता है और वो तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाता है। दूसरी तरफ प्रोसिक्यूटर के पास उसके मैनेजर का कॉल आता है और वो उसे वो सारा काम वहीं पर रोकने के लिए बोलता है। पता चलता है कि चेयरमैन की कंडीशन बहुत ही खराब थी। अब वो दोनों माँ बेटे जंगमो से मिलने के लिए आते हैं। ग्युमसुक तो ऐसा प्रिटेंड कर रही थी जैसे उसे कुछ पता ही नहीं था। उसी टाइम पर बाकी के लोग भी वहाँ पर पहुँचते हैं। ग्युमसुक झूठ बोलने लग जाती है। वो कहती है, मैं जंगमो से मिलने के लिए आई थी, लेकिन तब तक वो बिल्कुल ठीक था। ग्युमसुक बताती है कि उसे कुछ दिन पहले ही पता चला है कि जंगमो की हार्ट कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये बात सुनकर इंजू चिढ़ जाता है। वो कहता है, अगर आपको ये बात पता थी तो आपने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? इसका मतलब तुम तीनों को ये बात पहले से पता थी, लेकिन तुम तीनों ने हमें बताना जरूरी नहीं समझा। अब दोनों भाई आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। उसी टाइम पर तेओ आकर बताता है, डॉक्टर ने ये बोला है कि चेयरमैन को कंप्लीट बेड रेस्ट चाहिए, इसीलिए आप लोगों को अभी के अभी यहाँ से बाहर जाना होगा। फिर अगले सीन में इन्हा ने तेओ को मिलने के लिए बुलाया था। इन्हा उससे कहता है, तुमने मुझे कहा था कि मुझे तुम पे ट्रस्ट करना चाहिए। क्या मुझे अभी भी तुम पे ट्रस्ट करना चाहिए, या फिर हमारे लिए सब कुछ खत्म होने वाला है? तेओ कहता है, तुम फिक्र मत करो, अभी भी सारी चीज कंट्रोल में है, और अगर तुमने गड़बड़ करने की कोशिश की तो हमारा प्लान फेल हो सकता है, इसीलिए तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। उसी टाइम पर इंजू उसे मिलने के लिए बुलाता है। इंजू उसे एक घर दिखाता है और कहता है, अगर तुम चाहते हो तो तुम आज के आज ही यहाँ पर शिफ्ट हो सकते हो, मैं तुम्हें ये घर देने के लिए तैयार हूँ। तेओ कहता है, ये घर बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपना रिसर्च वर्क अच्छे से करके नहीं आए हो। इंजू उसे कहता है, तुम एक छोटे से घर में रहते हो जो घर तुम्हारा नहीं है। फिर तेओ उससे पूछता है, क्या तुम मुझे अपना आदमी बनाना चाहते हो? मुझे तो लगा कि तुम मुझसे नफरत करते हो। इंजू कहता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा डिजायरेबल हो। तेओ उससे पूछता है, अगर चेयरमैन की मौत हो गई फिर क्या तुम मुझे एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन चेयरमैन अभी भी जिंदा है, और वैसे भी तुम्हें इस घर से ज्यादा बड़ा मेरे लिए कुछ खरीदना चाहिए था। इंजू उसे कहता है, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तेओ उसे कहता है, तुम्हारे पास जो कुछ भी है, अगर तुमने मुझे वो सब कुछ दे दिया तब मैं तुम्हारा आदमी बनने के लिए तैयार हूँ। इंजू कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है। फिर वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करके ऊपर बुलाता है। तेओ नोटिस करता है कि इंजू का सेक्रेटरी एक बैट लेकर ऊपर जा रहा था। फिर हम देखते हैं इंजू अपना सारा गुस्सा अपने सेक्रेटरी को मार के निकालता है। फिर वो उससे कहता है, तुम्हें कल से तेओ का पीछा करना
होगा। फिर अगले सीन में हेवॉन तेओ से मिलने के लिए आई थी। वो तेओ से कहती है सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब है, लेकिन फिर भी तुम रिलैक्स्ड लग रहे हो। तेओ कहता है कभी कभी मुझे भी कंफर्ट की जरूरत होती है। तो हेवॉन कहती है चेयरमैन की तबीयत खराब है और इस बात का संजू फायदा उठा सकता है। ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? तेओ कहता है हमें वेट करना चाहिए। हेवॉन कहती है मैं तुमसे ये आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तुम्हारे पास कोई आंसर तो होना चाहिए, क्योंकि तुम्ही ने कहा था कि हम तुम पे ट्रस्ट कर सकते हैं, इसीलिए तुम्हारे पास सारे आंसर्स होने चाहिए। तो तेओ कहता है इन्हा एक लौता इंसान है जो मुझसे कुछ भी डिमांड कर सकता है। हेवॉन कहती है अगर मैं एक ऐसी इंसान बन गई जो तुमसे कुछ भी डिमांड कर सकती है तो फिर तुम क्या करोगे? तेओ कहता है तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारा मकसद तो यही था ना कि तुम्हें इन्हा से शादी करनी है, लेकिन लगता है कि तुम इससे भी ज्यादा कुछ करने के बारे में सोच रही हो। हेवॉन कहती है अब तुम मेरे लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हो। तेओ कहता है तुम्हारा गोल चाहे कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें गुस्सा नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि तुम इस क्राइसिस से खुद ही बाहर निकल जाओ। फिर थोड़ी ही देर के बाद तेओ चेयरमैन के पास पहुंचता है तो पता चलता है कि चेयरमैन तो बिल्कुल ठीक था। जंगमो उससे पूछता है क्या मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकता हूँ? तेओ कहता है आपको मेरे वीकनेस के बारे में पता है, अगर मैं फेल हो गया तो आप मेरे वीकनेस को एक्सपोज कर दोगे। जंगमो कहता है अगर तुम सक्सीड हो गए फिर तुम्हें क्या चाहिए? तुमने कभी भी मुझसे कोई रिवॉर्ड नहीं मांगा है। तेओ कहता है अब से मैं आपसे रिवॉर्ड मांगूंगा। जंगमो कहता है कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें चूज नहीं किया है, बल्कि तुमने मुझे चूज किया है। अगर ये बात सच है तो तुम मुझे इसका रीजन बताओ। तेओ कहता है मैंने आपको चूज नहीं किया है, बल्कि मैंने अपने जजमेंट के बेसिस पर अपने फ्यूचर को चूज किया है। फिर यहाँ से हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जब जंगमो को पता चला था कि उसका बेटा संजू युगजिन के साथ मिलकर प्लानिंग कर रहा है। उस टाइम पर वो संजू को बुलाने के लिए बोलता है तो तेओ पूछता है कि आप संजू को पनिश करोगे? आप उसे कैसे पनिश करोगे? आप उसे डिमोट करोगे या फिर उसके पैसे कट करोगे? जंगमो कहता है मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, तुम उसके बेटे की इंसल्ट नहीं कर सकते हो। तेओ कहता है आप अभी के लिए संजू को माफ कर भी दोगे, लेकिन बाद में आप क्या करोगे? वो दोबारा से ऐसा कुछ करने की कोशिश करेगा। फिर तेओ कहता है हमें संजू को रोकना होगा और उसके लिए हमें अपना पहला स्ट्राइक करना ही होगा। आपको ऐसा कुछ करना होगा कि उन्हें कोई सेकेंड चांस ही ना मिले। फिर तेओ बताता है मैं आपके अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल करूंगा एक एनोनिमस सोर्स से। वो कहता है अगर हम लोगों ने ऐसा किया तो संजू दोबारा से प्रॉब्लम क्रिएट करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। फिर वो उसे उसी प्रोसिक्यूटर की फोटो दिखाता है। पता चलता है कि पहले वो एक पुलिस वाला था और उसके पास कोई कनेक्शंस भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो प्रमोशन के लिए बहुत ही ज्यादा डेस्परेट होगा। जंगमो पूछता है मुझे यहाँ पर क्या करना होगा? तेओ कहता है आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ऐसे बिहेव करना है जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है, यानी कि ऑफिस में प्रोसिक्यूटर का रेड पड़ना और जंगमो का तबियत खराब होना, ये सारा एक प्लानिंग था। जंगमो पूछता है जो तुम कर रहे हो इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, तुम्हें या फिर मुझे? तेओ कहता है ना आपको ना मुझे, इसमें सबसे ज्यादा फायदा रॉयल रोड प्रोजेक्ट को होने वाला है। जंगमो उससे पूछता है तुम्हें इन सब चीजों में क्या चाहिए? तेओ कहता है जब मैं सबसे बड़े क्राइसिस से गुजर रहा हूँगा उस टाइम पर आपको मेरी मदद करनी होगी। फिर जंगमो कहता है अपने प्लान का सबसे लास्ट पार्ट लेकर आओ जो तुमने प्रिपेयर करके रखा है। तो तेओ इन्हा का नाम बताता है। इन्हा हमारे पजल का लास्ट पीस है, आपका तीसरा बेटा। तेओ कहता है किसी को आपका स्केप गोट बनना ही पड़ेगा, यानी कि बलि का बकरा। किसी को आपके लिए डेविल बनना पड़ेगा और मैं जानता हूँ कि आप भी किसी ऐसे इंसान के लिए डेस्परेट हो। आपको एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो आप ही के ब्लड लाइन का होगा। इन्हा इस चीज को कर सकता है, लेकिन आपके बाकी के दोनों बेटे नहीं कर सकते हैं। आप उसे यूज कर सकते हो, जैसे ही आपका काम हो जाएगा आप उसको निकाल के फेंक सकते हो। जंगमो उसकी बात मान लेता है और कहता है इन्हा बाद में जाकर कांगो ग्रुप के लिए लालची नहीं होना चाहिए। वो तेओ से कहता है तुम एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओ और उसमें सारे रूल्स मेंशन कर देना। फिर अगले सीन में हम सारे लोगों को देखते हैं, वहीं पर डोंगुक भी था। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं डोंगुक ने तेओ से पूछा था तुम्हें मेरी जरूरत है या फिर चेयरमैन को? तेओ कहता है उससे क्या फर्क पड़ता है? डोंगुक कहता है मुझे उससे फर्क पड़ता है क्योंकि मुझे कोई डॉग नहीं चाहिए, बल्कि मुझे एक रियल ओनर चाहिए। फिर प्रेजेंट में तेओ डोंगुक की तरफ देखकर कहता है इस डॉग को एक नया ओनर मिल चुका है। उसी टाइम पर उसे हेवॉन का कॉल आता है। हेवॉन बताती है कि इन्हा कहीं नहीं मिल रहा है। तेओ समझ चुका था कि आखिर वो कहाँ गया होगा। दूसरी तरफ हम इन्हा को देखते हैं जो बीच पर खड़ा था। तभी उसे अपने फ्लैशबैक का सीन याद आता है जब वो बहुत छोटा था और वहीं पर उसकी मॉम जमीन पर गिरी हुई थी। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपनी जान ले ली हो। फिर अगले सीन में हम संजू को देखते हैं। युमसुक आकर उसको बताती है कि कुछ टाइम के लिए तुम हेडक्वार्टर्स में ही रहना, तुम कांगो सिक्योरिटी को हेडक्वार्टर से भी हैंडल कर सकते
सकते हो। उसी टाइम पर इंजू गुस्से में अंदर आता है और संजू से पूछता है तुम हेडक्वार्टर्स में क्यों रहोगे। संजू कहता है हमारे ऑफिस में रेड पड़ चुकी है और डैड की तबीयत भी खराब है, किसी को तो हेडक्वार्टर्स में रहना ही पड़ेगा। इंजू कहता है ये काम मैं भी कर सकता हूँ। संजू कहता है ठीक है तुम ही कर लो, लेकिन प्रोसिक्यूशन वालों को तुम पर ट्रस्ट नहीं है, इसीलिए तुम ये काम नहीं कर सकते हो। दूसरी तरफ तेओ इन्हा के पास आया हुआ था। वो इन्हा से कहता है चेयरमैन बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। ये सुनते ही इन्हा उसको मारने लग जाता है और कहता है तुम्हें ये बात मुझे पहले ही बतानी चाहिए थी। तेओ कहता है मेरी बात सुन लो कि मैंने तुमसे झूठ क्यों बोला, लेकिन इन्हा बहुत गुस्से में था। वो कहता है तुमने मुझसे इसीलिए झूठ बोला क्योंकि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था, तुम्हें लगा मैं सब कुछ बिगाड़ दूंगा, तुम सब कुछ अपने आप से ही करना चाहते हो। तेओ कहता है तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, मुझे बस सिचुएशन पे ही भरोसा नहीं था। इन्हा कहता है मेरे साथ गेम खेलना बंद कर दो। तेओ कहता है मैं तुम्हारे साथ कोई गेम नहीं खेल रहा हूँ, मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे ऊपर लगाई है। अगर मैंने तुम्हें इन सब चीजों में इन्वॉल्व करने की कोशिश की और अगर हम लोग फेल हो गए फिर तुम क्या करोगे? तब तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। तुम्हें कांगो ग्रुप का चेयरमैन बनाना है, मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हारे लिए एग्जिस्ट करता हूँ। फिर वो कहता है हमें यहाँ से चलना चाहिए, चेयरमैन तुमसे मिलना चाहते हैं। अगले सीन में हम हीजू को देखते हैं जो उसी लड़के ह्यूचन से मिलने के लिए आई थी जिसके साथ उसकी मॉम ने उसकी शादी फिक्स की थी। वो कहती है मुझे तुमसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दो। ह्यूचन कहता है ये सारा कुछ हमारे पेरेंट्स ने डिसाइड किया है। तो हीजू कहती है फिर तुम पेरेंट्स से ही शादी कर लो। हीजू के वहाँ से जाते ही ह्यूचन अपनी मॉम को कॉल करता है। वो कहता है कि वो हीजू को डेट करने के लिए तैयार है। फिर हीजू तेओ से मिलने के लिए जाती है। तेओ पूछता है तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? हीजू कहती है तुम कम से कम प्रिटेंड तो कर लो कि तुम मुझे जानते हो। फिर हीजू कहती है चाहे मैंने कुछ भी किया हो तुमने मुझे कभी सीरियसली लिया ही नहीं। लेकिन तेओ कुछ भी नहीं बोलता। तो हीजू अपना सैंडल लेकर तेओ के कार पे मारने लग जाती है। वो कहती है मैं रात भर ये कर सकती हूँ। फिर वो कहती है मैं ये चीज अपने पेरेंट्स को बता दूंगी कि मुझे तुम्ही से शादी करना है। तेओ कहता है ठीक है हम शादी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पेरेंट्स मान जाएंगे? और फिर मेरा क्या, मुझे कैसा ट्रीटमेंट मिलेगा? हीजू कहती है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तेओ कहता है ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम है तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना, तुम्हें कांगो फैमिली में सरवाइव करना होगा, ये कोई फेरी टेल नहीं है। हीजू पूछती है क्या तुमसे प्यार करना कोई क्राइम था? क्या मैं एक अच्छी लाइफ का सपना नहीं देख सकती हूँ जहाँ पर हम दोनों हमेशा खुश रहे? तेओ कहता है अगर ये फोर्सफुली किया जा रहा है तब ये एक क्राइम है और तुम मुझे अपने फेरी टेल में जबरदस्ती नहीं घुसा सकती हो। तुम्हें अगर अपनी लाइफ खराब करनी है तो तुम कर सकती हो, लेकिन मैं चेंज नहीं होने वाला। फिर अगले सीन में ग्युमसुक ने एक मीटिंग बुलाया था। वो सबको बताती है कि जब तक चेयरमैन यहाँ पर नहीं है तब तक मैं उनकी सारी ड्यूटीज निभाऊंगी, लेकिन मुझ में बहुत सारी कमियां हैं जिस वजह से मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा सकती हूँ। इसीलिए कांगो को एक क्वालिफाइड लीडर की जरूरत है, इसीलिए मैं इस चीज के लिए संजू को नॉमिनेट करना चाहती हूँ। दूसरी तरफ हम उसी हैकर को देखते हैं जिसने कांगो सिक्योरिटी के साइट को हैक कर लिया था और वो कुछ ऐसा कर देता है कि कांगो सिक्योरिटी के बहुत सारे शेयर्स अपने आप ही सेल हो जाते हैं, जिस वजह से उनका स्टॉक प्राइस एकदम से नीचे गिर जाता है और कांगो सिक्योरिटी संजू के नाम पर था। इस तरफ ग्युमसुक चेयरमैन से कह रही थी कि तुम आराम करो, संजू इस कंपनी को संभाल लेगा। उसी टाइम पर संजू के पास किसी का कॉल आता है और उसे कांगो सिक्योरिटी की न्यूज मिलती है। संजू को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ऐसे कैसे हो गया। उसी टाइम पर उसका असिस्टेंट बताता है कि प्रोसिक्यूशन से कुछ लोग आए हैं। फिर हम तेओ और चेयरमैन को देखते हैं। तेओ उनको बताता है उन लोगों ने एक लॉ को वॉयलेट किया है, इसीलिए प्रोसिक्यूशन समन से बचने का कोई तरीका नहीं है। फिर अगले सीन में हम चेयरमैन और इन्हा को देखते हैं। चेयरमैन उससे कहता है मुझे पता चला है कि इन सब चीजों के पीछे तुम हो। इन्हा कहता है मैंने कांगो ग्रुप का इमेज खराब करने की कोशिश की, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। चेयरमैन कहता है तुमने कुछ भी खराब नहीं किया है, बल्कि तुमने कांगो ग्रुप को बचाया है। वो पूछते हैं तुमने ये सब क्यों किया? इन्हा कहता है पहली बार हम दोनों फेस टू फेस मिल रहे हैं और मैं खाली हाथ नहीं आ सकता था। चेयरमैन कहता है इसका मतलब ये मेरे लिए गिफ्ट था, मतलब तुम्हें बदले में कुछ तो चाहिए होगा। इन्हा कहता है अगर मैंने आपको सेव किया तो आपको मुझे ऑफिशियली कांगो ग्रुप का मेंबर बनाना पड़ेगा। आपको सबके सामने ये बताना होगा कि मैं आपका तीसरा बेटा हूँ। ये सुनते ही जंगमो हंसने लग जाता है। वो कहता है अगर तुम्हें मेरे बेटे का टाइटल मिल गया इसका मतलब तुम्हें बहुत सारी वैल्यूज भी मिलेगी। इन्हा कहता है मुझे कोई वैल्यूज नहीं चाहिए और मुझे पता है आपका बेटा होना बस एक लेबल है। मैं बस ये चाहता हूँ कि दुनिया को पता चले कि मैं आपका बेटा हूँ। ये एक ही तरीका है जिससे कांगो ग्रुप सरवाइव करेगा। जंगमो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बोलता है। वो बेसिकली कांगो ग्रुप के एयर बनने का कॉन्ट्रैक्ट था, यानी कि वारिस बनने का कॉन्ट्रैक्ट। इन्हा कहता है अगर मैंने यहाँ पर साइन नहीं किया फिर क्या होगा? जंगमो कहता है अगर
तुमने साइन नहीं किया तो हम दोबारा से एक दूसरे को कभी नहीं देखेंगे। इन्हा कहता है फिर तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय यहाँ पर साइन करने के। दूसरी तरफ हम सारे मीडिया वालों को देखते हैं जो संगजू के पीछे पड़े हुए थे क्योंकि कांगो सिक्योरिटी के स्टॉक प्राइस कंटिन्यूअसली नीचे गिर रहे थे। अगले सीन में हम ग्युमसुक को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। तभी जंगमो वहाँ पर आता है। उसे देखकर वो एकदम से हैरान हो गई थी। वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुमने हमारे साथ कोई गेम खेला। जंगमो कहता है अगर तुम्हें मेरी जान लेनी ही थी तो तुम्हें अपने प्लान को ठीक से एग्जीक्यूट करना चाहिए था। तुम्हें अभी भी नहीं पता है, तुम मुझसे कुछ भी नहीं ले सकती हो। उसी टाइम पर संगजू भी वहाँ पर आता है। जंगमो ग्युमसुक से कहता है तुमने अपना चांस खो दिया क्योंकि मैं अभी भी जिंदा हूँ और मैं तुम्हें पनिश करने के लिए वापस आया हूँ। ग्युमसुक एकदम पागल सी हो जाती है। फिर अगले सीन में इन्हा उनके घर पर आता है जहाँ पर सारे ही लोग बैठे हुए थे और वो सबके सामने जंगमो को डैड बोलता है। ये सुनकर सारे ही लोग शॉक हो गए थे लेकिन हीजू इन्हा को देखकर बहुत खुश थी। फिर अगले सीन में इन्हा चेयरमैन को लेकर ऑफिस में एंटर करता है और वो सारे लोगों के सामने चेयरमैन को डैड बोल के बुलाता है। ये सुनकर सारे ही लोग चौंक जाते हैं। सब लोग पूछने लग जाते हैं कि क्या सच में ये आपका बेटा है। और इसी सीन के साथ एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।